सो वेलकम बैक। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अलग अलग ऑथर्स जो हैं जिन्होंने भी थीसिस अपना लिखा, उनके क्या विचार थे या उनके क्या एक्सपीरियंस थे कि रिव्यू लिटरेचर का प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीजें देखें। अब सेकंड पार्ट है कि रिव्यू लिटरेचर को हम जब डिस्कशन करते हैं उस समय पे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखना, उसको समझना सेकंड पार्ट इसका है, लेक्चर का है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइटल में क्या है, रेफरिंग टू द लिटरेचर इन योर डिस्कशन चैप्टर, राइट। व्हेन रीडिंग द डिस्कशन सेक्शंस और चैप्टर्स ऑफ योर डिजिटेशन और थीसिस वेयर यू इंटरप्रेट योर रिसर्च फाइंडिंग। पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम डिस्कशन में क्या करते हैं कि वी इंटरप्रेट और रिसर्च फाइंडिंग, ये डिस्कशन में काम करते होंगे। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट जब भी हम अपनी फाइंडिंग को इंटरप्रेट करते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिविजिट द लिटरेचर to contextualize your work again, right, within the wider field of study। मतलब अपने स्टडी को, अपने वर्क को कॉन्टेक्चुअलाइज करना, मतलब कॉन्टेक्स्ट में ले करके आना, किसके, द वाइडर फील्ड ऑफ द स्टडी, मतलब उस फील्ड में बाकी और लोगों ने जो काम किया उसमें अपनी चीजों को लेकर के आना, अपने स्टडी को लेकर के रखना। बेसिकली वहां पे हम लोग लिटरेचर रिव्यू को लेकर के आते हैं। वी रिविजिट टू द लिटरेचर टू कॉन्टेक्चुअलाइज योर वर्क अगेन, दोबारा, विद इन द वाइडर फील्ड ऑफ द स्टडी। एट बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ योर थीसिस और डिजिटेशन, your reader must be able to see how your research is rooted in and contributes to the ongoing development of knowledge in the field। ये बोल रहे हैं क्या कि both beginning में और end of the thesis। तो beginning कहाँ से शुरू होती है, आपका introduction शुरू होता है, और end of the thesis conclusion, discussion के बाद conclusion आता है, right। तो ये बोला दोनों ही end पे your reader must be able to see क्या, how your research is rooted in, मतलब ट्री को देखोगे तो यहां से आपका रिसर्च पनपना शुरू हुआ और कहां पे रूटेड है, उसके आसपास में कैसा ग्राउंड है, समझ गए। तो वो आसपास का जो ग्राउंड जो रिव्यू लिटरेचर देता है और बताता है कि मेरा बीज यहां से शुरू हो रहा है, यहां से मेरा ट्री ग्रो करेगा, और ये ट्री ग्रो करके कहां तक पहुंचा। आप समझ गए कि आपका ट्री यहां ग्रो हुआ तो आसपास के भी तो ट्री हैं, जंगल हैं, तो वो लोग वो भी हैं, उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता हुआ, मतलब ट्री का बहुत अच्छा आप एग्जांपल ले सकते हो और समझ सकते हो। यू गॉट इट। तो ये बोला कि टू सी हाउ योर रिसर्च इज रूटेड इन एंड कंट्रीब्यूट्स टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड। ऑनगोइंग डेवलपमेंट मतलब जैसे बाकी पेड़ बढ़ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, उसी तरह से बाकी रिसर्च जो हो रहे हैं उसमें कैसे आपका जो स्टडी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब आपका ट्री उसमें कैसा लग रहा है, हाउ इट इज गिविंग ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यदि जंगल और ट्री और वहां पे आपका एग्जांपल लो तो आपको समझ में आएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। और वी कैन जस्ट रिलेट कि हमने एक फैमिली में जन्म लिया, तो फैमिली जो है जहां पे जन्म लो वो हमारा रूट हुआ, और फिर हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो जब लाइफ एंड होएगी तब तक हम पूरी लाइफ में कई जगह पे कंट्रीब्यूशंस कर चुके होंगे, अच्छे बुरे जो भी है। एवरीवेयर वी आर गोइंग, वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर टीचिंग, वी आर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, और उससे सोसाइटी में चेंज हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है। तो हर इंसान का जैसे कंट्रीब्यूशन है उसी तरह से वो थीसिस का कंट्रीब्यूशन है, कि वहां से लेकर के टिल इट गोस टू द एंड। ओके, समथिंग लाइक दैट वी कैन जस्ट रिलेट। ओके, तो ये दोनों ही चीजें उसको झलकनी चाहिए। एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट मतलब डिस्कशन वाले पे, जब हम ये बात कर चुके कि उसको रूट भी चाहिए
और कितना कंट्रीब्यूट का वो भी चाहिए। इस पॉइंट पे यदि चलो, एट दिस पॉइंट इन योर थीसिस मतलब डिस्कशन में, it is helpful to remind your reader about the content of your literature review. डिस्कशन में आकर के क्या बताना है कि आपके रिव्यू लिटरेचर का कंटेंट क्या है वो रिवील करना, उसको बताना है, रिमाइंड कराना है, रिमाइंड कराना है। ऑलरेडी आप बोल चुके हो लेकिन यहाँ पे उसके कंटेंट को रिमाइंड कराना है। दिस कुड इंटेल ए समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, or you could refer back to the literature discussed in earlier sections and chapters, providing cross reference for your readers. ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो उसके कंटेंट को समराइज करके लिख दो, या आप क्या करोगे, यू कुड रेफर बैक, मतलब वो बात को जो भी वहां पे लेकर के आए उसको आप रेफर बैक कर सकते हो, रेफरेंस डाल करके, क्रॉस रेफरेंसिंग दे करके वहां पे जाके पढ़ लो, उस चैप्टर में हमने लिखा, उस सेक्शन में हमने ये बात डिस्क्राइब करा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। When interpreting your own research findings, citations can be integrated. तो उस केस में क्या है, जब आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग को इंटरप्रेट कर रहे हो तो उस समय पे साइटेशंस कैन बी इंटीग्रेटेड। जो रिव्यू लिटरेचर का जो साइटेशन जो था, वो चाहे इंटीग्रल साइटेशन करो या नॉन इंटीग्रल करो, वहां पे साइटेशंस करके आपने उसकी बात को इंटीग्रेट करोगे, किस चीज के लिए, टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट योर फाइंडिंग्स विथ दोज ऑफ द प्रीवियस स्टडीज। मतलब जो पहले स्टडी हो चुकी है उससे कंपेयर करना और उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट योर फाइंडिंग। अपनी स्टडी को कंपेयर करिए, क्या डिफरेंसेस है वो बताइए, मतलब कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है वो बताइए, जो पहले की स्टडी हो चुकी है और आपकी जो आई उसमें। इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट हाउ योर वर्क जो है, आपका वर्क जो है, आइदर सपोर्ट्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स रिलेटेड प्रीवियस वर्क इन योर फील्ड। मतलब आपके प्रीवियस वर्क जो है, जो लोगों ने काम किया है उससे उसको कैसे सपोर्ट करता है या उसको कंट्राडिक्ट करता है, ये बताना होता है डिस्कशन में। एग्जाम्पल 10.1 to 10.7 illustrate these purposes for including references to the work of others in the discussion chapters of the discussion or thesis। तो ये जो है एग्जाम्पल जो है 10.1 से 10.7 7 एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, जो उससे ये क्या इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द वर्क ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे के वर्क को क्यों अपने उस रेफरेंस को इंक्लूड करना जरूरी होता है डिस्कशंस में, ये एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, राइट। yes, illustrate this purpose for including references to the work of others. The italicized part of the text indicate how and where the writers make connections and show relationship between their research findings and the related literature। तो जहां पे भी इटैलिक वर्ड यूज करे गए हैं वो वहीं पे वो बता रहे हैं कि यहीं पे राइटर जो है वो कनेक्शंस बना रहा है अपनी स्टडी के बीच में, और टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देयर रिसर्च फाइंडिंग एंड द रिलेटेड लिटरेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताने के लिए। जहां पर भी इटैलिक है वो वहां पे हमें ध्यान दे करके उसको पढ़ना है, ठीक है जी। ओके, सो एग्जाम्पल ये है कि फाइंडिंग सपोर्ट्स एन एग्जिस्टिंग थियरी। So this study was designed to investigate the effect of instruction on pronunciation performance for learners at an elementary level of English. Given the time restriction on the study, an elementary level was chosen so that there was not too much phonological fossilization
present in the sample and greater improvements could be expected from each learner than a more advanced level sample where phonological fossilization may have been greater. मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि स्टडी जो डिजाइन किया है वो इन्वेस्टिगेट करने की इंस्ट्रक्शन का इफेक्ट जो है वो प्रोनाउंसिएशन परफॉर्मेंस पे कैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन के परफॉर्मेंस पे इंस्ट्रक्शन का क्या असर पड़ता है, और ये इन्वेस्टिगेशन जो है उन लर्नर्स पे किया है जो एलिमेंट्री लेवल ऑफ इंग्लिश की जानकारी उनको है। उसमें क्या बोल रहा है कि फोनोलॉजिकल फॉसिलेशन जो है, मतलब जो फोनेटिक द वे लोग जो ये बोलते हैं, राइट, वो जो है उसका असर जो है वो मतलब उसमें क्या किया कि ये एलिमेंट्री लेवल का इसलिए लिया क्योंकि टाइम ड्यूरेशन स्टडी का कम था। पहली चीज ये लिखा, गिवन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टडी एलिमेंट्री लेवल वाज चूजन so that there was not too much phonological fossilization, right, present in the sample। मतलब जो भी स्टडी लेगा, मतलब जैसे मान लो कि एलिमेंट्री लेवल का इंग्लिश जिसको आती है उसमें से लेगा 2, 4, 10 लोगों का सैंपल लेगा, राइट। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि फोनोलॉजिकल फॉसिलेशंस का क्या मतलब। ठीक है, देखो उसमें क्या बोला है इसने कि फोनोलॉजिकल फॉसिलेशन प्रेजेंट इन द सैंपल, मतलब जो एलिमेंट्री लेवल का जो इंग्लिश जो होगा जो इन्होंने पिक किया कि वहां पे जो साउंड का जो वेरिएशन जो है, मतलब एलिमेंट्री लेवल के इंग्लिश और हाई लेवल के इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि मान लो कि वो कुछ वर्ड होंगे जो उतने ही को लोगों को पता होगा ना एलिमेंट्री लेवल वाले को, तो उसमें जो साउंड का जो प्रिजर्वेशन, मान लो कि मैं बोलूंगा कोई भी चीज और मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करेगा तभी तो उन चीजों में चेंज होगा, चाहे जो कुछ भी होगा, उसी का इफेक्ट तो उसको देखना था, इंस्ट्रक्ट करेगा। तो मान लो कि 5-10 लोगों का ग्रुप लिया जिसको वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो लोग कि आप ऐसे प्रोनाउंसिएट करो, ये सारी चीजों को करो, लेकिन हमारा लेवल जो है एलिमेंट्री है, इंग्लिश का नॉलेज जो है एलिमेंट्री लेवल का है, तो एक कुछ वर्ड्स होंगे वो वही चीजें आएंगी। लेकिन यदि हायर लेवल का, यदि एडवांस लेवल का लेते तो इंग्लिश के वर्ड्स भी तो बढ़ेंगे ना। तो जो लोग भी होंगे, मान लो कि मुझे एडवांस लेवल की जानकारी है, तो मेरे लेवल की जानकारी आपके लेवल की जानकारी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एलिमेंट्री लेवल का होगा तो बहुत कम का डिफरेंस होगा। तो जो हम लोग साउंड जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, तो साउंड का जो वेरिएशन जो आएगा उसमें हमारे बोलने के तरीके और तुम्हारे बोलने के तरीके में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन एडवांस लेवल का जो होगा तो ज्यादा आ सकता है। जैसे मान लो कि एक अंग्रेज बोलता है, एक यूएस का बंदा बोलता है, उसमें बोलने में जो डिफरेंस जो आएगा प्रोबेबली वो उसकी बात कर रहा है कि वहां पे वो ग्रेटर होता और यहाँ पे कम होता, इसलिए उसने क्या किया कि छोटे वाले का एलिमेंट्री लेवल की इंग्लिश ली है। बेसिकली हमको तो यही बात समझ में आ रही है, बाकी जो भी हो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ ग्रुप्स डिस्प्लेड इंप्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन स्किल्स एट द एंड ऑफ द स्टडी। क्योंकि यहाँ पे अब रिजल्ट की बात करी, पहले तो बताया कि वो क्या किया, किस कंडीशंस में क्यों एलिमेंट्री लेवल के इंग्लिश को लिया। यहाँ पे रिजल्ट बता दिया कि दोनों ही ग्रुप जो थे वो डिस्प्लेड इंप्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन स्किल, लोगों का बढ़ा। गिवन दैट द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्ड नो इंस्ट्रक्शन, this suggests that that pronunciation skills are improved by exposure to the target populations, exposure to the target language in the classroom. The control group appears to have noticed feature of phonological system and this has produced improvement. अब बोल रहे हैं यहाँ पे इटैलिक में जो लिखा है, this would mean to support। अब देखो यहां पे लिया, यहां ये एक कनेक्टिंग सेंटेंस दे रहा है, इसका ये रिजल्ट है इसकी स्टडी का। और ये सपोर्ट, दिस वुड सीम टू सपोर्ट किसकी थ्योरी, क्रेसन्स थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू टीएल एट ए लेवल ऑफ I+1 प्रोड्यूसिंग एक्विजिशन, बिकॉज in the classroom a teacher monitors their use of language and new items, right। अब देखो यहाँ
जो भी इसे स्टडी करी ना, यहाँ बेसिक हमें जो समझना है यहाँ पे कि कैसे वो कनेक्टिंग सेंटेंस यूज कर रहा है। अपनी स्टडी का रिजल्ट बता करके लिखता है दिस वुड सीम टू सपोर्ट, किसी की पर्टिकुलर की थ्योरी लेकर के आ रहा है, फाइंडिंग सपोर्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। अब जो उसने जो एग्जिस्टिंग थ्योरी ली है, उसको जो रिजल्ट मिला उसको किसी दूसरे स्टडी से ला करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके जिसकी सपोर्ट कर रहा है, जिसकी थ्योरी से वो सपोर्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी वो थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये मतलब इस तरह से एक एग्जाम्पल जो है हम लोग रिव्यू लिटरेचर को डिस्कशन में जाकर के इंटीग्रेट करते हैं। Is introduced. Therefore, it would be hoped that a large number of input is provided at a level suitable for the student to acquire it. The findings of the t-test on the post-test results indicate that there was a positive relationship between instruction and the production of a specific feature of pronunciation, but not between instruction and overall general intelligibility. अब देखो यहाँ के बाद फिर काके कनेक्ट करता है। This would seem to confirm Cressen's hypothesis that instruction produces learning but not acquisition, since the learner were able to use what they had learned when focusing on form, but they did not transfer it to their spontaneous speech when the focus was on the meaning. Right. जब उनका फोकस ये था कि इसका मतलब क्या होता, वहां पे वो ध्यान दे रहे थे, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, कैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जब उनको मीनिंग ध्यान में आया तो वो चीज स्पीच में नहीं ट्रांसफर हो पाई। नाउ इट सेज it is important to consider the listener rates, ठीक है, in relation to the result here, despite the fact that the correlation between raters were very high indicating reliability, it may be the case that rating sentence is easier than assessing general intelligibility. When rating a sentence, the rater is looking for a particular feature and the number of possible errors is limited. A spontaneous speech, in contrast, may contain many errors in areas such as grammar, phonology, fluency, and discourse. The rater may be affected by a combination of these errors when making a judgment and thus not fairly represent just the subject's phonological intelligibility. A further complication may have arisen due to the fact that all raters are used to German learners' pronunciation of English, which may have influenced their perception of pronunciation performance. The rater may have penalized the subject for making typical German pronunciation error, which did not impede intelligibility, or they may have not penalized the subject for errors which could cause problems with intelligibility for those not used to German learners' pronunciation, that any possible influence could have been controlled for. For this reason, it is not possible from this study to provide clear evidence supporting Cressen's hypothesis of instructions only producing learning and not acquisition. Okay. बेसिकली देखो ये पूरे मतलब इसमें हमें जो चीजें सीखनी है, ऑल्दो ये हमारे फील्ड से नहीं है तो इसलिए उसकी मीनिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर बात है कि इसका जो रिजल्ट जो आया, जो उस अपने रिजल्ट को कोई प्रीवियस थ्योरी है वो वहां से जाकर के वो सपोर्ट करके दिखा रहा है कि उस थ्योरी को मेरा रिजल्ट जो है वो सपोर्ट करता है। और ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम रिव्यू लिटरेचर को अपनी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए ला सकते हैं। करेक्ट, मेन मतलब ये है इसका। और बाकी जितना इटैलिक्स में लिखा हुआ वहां पे वो कनेक्शन बना रहा है
बिटवीन हिज फाइंडिंग एंड देन जो थ्योरी जो बताए लिटरेचर से। दूसरा जो है कंपेयरिंग ए न्यू मॉडल एंड एग्जिस्टिंग थ्योरी। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इससे रिलेटेड है कि एक नए मॉडल को एग्जिस्टिंग थ्योरी से कंपेयर कर रहे हैं। In example 10.2 taken from a discussion section of psychology PhD thesis, Tom describes a theory, the factor model, which he has developed from his data analysis and compares it with a theory model of action phases previously discussed in his literature review. As in example 10.1, observe the way introductory sentence in this section reminds the reader of the focus of the research study. देखो यहाँ पे ये क्या किया, एक जो एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो उसके किसी के साइकोलॉजी का पीएचडी थीसिस है उससे एक्सट्रैक्ट लिया है। यहाँ पे बोल रहा है टॉम जो है वो एक थ्योरी बना रहा है, खुद एक मॉडल डेवलप कर रहा है, उस मॉडल का नाम है द फैक्टर मॉडल, और वो मॉडल डेवलप कर रहा है जो उसने डेटा जनरेट किया है उससे। अब इस मॉडल को वो कंपेयर करना चाह रहा है एक थ्योरी से, जो ऑलरेडी मॉडल एक एस्टेब्लिश थ्योरी है, वो है मॉडल ऑफ एक्शन फेजेस, उससे वो कंपेयर करना चाह रहा है। दूसरा बोल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल 1 में इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो था वैसे ही आप ध्यान दीजिए कि वो पहले ये रिमाइंड करवा रहा है यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन पेज में कि उसके रिसर्च स्टडी का फोकस क्या था जब डिस्कस कर रहे थे। तो ये भी एक आर्ट है। देखो बार बार ये रिमाइंड करवा रहा है, इसका मतलब है कि जब भी आप भी जब लिखो डिस्कशन तो उस समय पे पहले एक ब्रीफ आपके रिजल्ट का, आपके थीसिस का फोकस क्या था वो चीज लिखना चाहिए, एंड देन वी शुड स्टार्ट आवर फाइंडिंग या मॉडल, और फिर दूसरे का कंपैरिजन वैसा होना चाहिए ताकि रीडर जो होता है, रीडर को एक बार फिर से याद आ जाए, वहां पे रिमाइंड हो जाए, उसको रिमाइंडर की तरह ये हो जाए कि रिसर्च स्टडी का मेरा फोकस क्या था। ओके यहां पे दे रहे हैं, देखो जनरल डिस्कशन पे लिख रहा है स्टडीज 2 and 3, राइट। ओके ठीक है। Provide an important analysis of both the conceptual structure of construct from goal theories and their relative importance in predicting the goal alignment. Right. Both retrospective study 2 and the prospective study 3 designs provided evidence that 5 factors, motivation, task focus, implementation intention, social support and subjective norm, distinguish when people succeed in achieving personal goals from which they fail. This discussion will consider the implication of factor model. अब देखो पहले अपने थीसिस का वो फोकस बता दिया कि क्या है, उसके बाद लिखता है दिस डिस्कशन विल कंसिडर द इम्प्लीकेशन of factor model for the distinction between the motivation and violation process and then the predictive effect, right। अब हाँ यहां पे आके वो क्लियर कर रहा है कि वो क्या करने वाला है। अब देखो उसके बारे में ये बात करता है, द फैक्टर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स। अब ये फैक्टर स्ट्रक्चर जो है ये इसका मॉडल है जो इसने डेवलप किया है, तो उसकी बात कर रहा है। सपोर्ट्स द मॉडल ऑफ एक्शन फेज। अब देखो मॉडल ऑफ दो के बीच में कंपैरिजन कर रहा है कि एक द मॉडल ऑफ एक्शन फेज पहले की थ्योरी है और फैक्टर मॉडल जो अपना फैक्टर मॉडल बनाया वो उसका है। तब यहाँ पे बोल रहा है फैक्टर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द मॉडल ऑफ एक्शन फेज, मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, वो उसको सपोर्ट करता है। The first factor, motivation, embraced concept relating to goal selection, intention, commitment and attitude embraced concept relating to goals. Sorry, कुछ गड़बड़ हो गया। The first factor, motivation, embraced concepts relating to goal selection, intention, commitment
and attitudes towards the goal, perceived utility। मतलब ये बोल रहा है इसको सपोर्ट करता है फैक्टर, जो मॉडल ऑफ एक्शन फेज भी उसी को सपोर्ट करता है, तो इन्हीं पैरामीटर को ये फैक्टर वाला भी सपोर्ट करता है। Thus the first factor nearly parallels the pre-decisional phase of action, which consists of deliberating wishes and setting preferences. The factor structure also supports the distinction between the pre-decisional goal settings and pre-actional planning phase of action variables. Measuring implementation intents were distinct from motivational constructs. Notably, in study 3, items measuring acquisitions negatively loaded on the implementation intentions factor, which suggests that the opposite of forming a plan is letting the things slide and not making things happen. The model of action phase also acknowledges that achieving a personal goal is not simply about initiation of relevant behavior, but also requires maintenance of behavior over time. Thus, the action phase refers to idea of goal striving that parallels the present conception of task force. For example, goal striving requires that one puts energy into task and does not allow thoughts to wander. In sum, the identified factor structure discriminates between constructs that influence behavior at different phases in the course of action. मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे ये दो चीज जो है वो वहां पे अपनी थ्योरी को वो दूसरे की थ्योरी से वो कंपेयर कर रहा है, और वहां पे ये बात बता रहा है कि उसकी फैक्टर जो मॉडल जो उसने डेवलप किया है या वो थ्योरी जो है वो कैसे एक्शन फेज वाली थ्योरी से मैच करती है, कहां कहां पे सपोर्ट करती है और कहां कहां पे वो डिफर करती है। राइट, तो इस तरह से भी एक एग्जांपल जो है हम लोग रिव्यू लिटरेचर को बीच में लेके आ सकते हैं कि वो पहले की थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, हमने अपने डेटा से एक अपनी थ्योरी बनाई, उसके बीच का कंपैरिजन करना। उसके बाद तीसरा टाइप कहां पे लिटरेचर रिव्यू का यूज होता है, तीसरा जो है वो यूज होता है एक्सप्लेनिंग ए फाइंडिंग यूजिंग लिटरेचर, कि आपको जो फाइंडिंग्स मिला रिजल्ट में उसको सपोर्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि उस आदमी को भी मिला था, ऐसे ही रिजल्ट आए थे, समथिंग लाइक दिस। राइट, सो एग्जांपल 10.3 जो है 10.3 which comes from the same section of the psychology thesis as in the previous example. Tom uses the literature to support his explanation as to why a particular factor, self-sufficiency, was not distinguishing one between successful or failed attempts to achieve a goal. मतलब अपने रिजल्ट को, उसको एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिला, उसके रीजंस को सपोर्ट करने के लिए तो थ्योरी को फिर यूज कर रहा है, लिटरेचर को यूज कर रहा है बेसिकली। नोट हाउ टॉम इन द फर्स्ट टू सेंटेंस makes a connections between the material that has been previously discussed and discussion that is going to follow। पहले यहाँ पे वो क्या फर्स्ट टू सेंटेंस में एक कनेक्शंस बना रहा है कि जो पहले मटेरियल डिस्कस हो चुका है और जो बाद में डिस्कस होने वाला है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्मूथ एंड इफेक्टिव ट्रांजिशन इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो ये कई तरह के जो एग्जाम्पल्स ना वो भी जानने जरूरी होते हैं। जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो तो कई जगह पे स्मूथ इफेक्टिव ट्रांजिशन होता है, कई जगह पे हार्श ट्रांजिशन होता है, एकदम से एक बात खत्म हुई दूसरी बात शुरू हुई, एकदम उधर कुछ बात हो रही थी अब दूसरी बात शुरू होने लगी। और एक होती है स्मूथ ट्रांजिशन, एक बात हो रही थी फिर उसी से हटके थोड़ा दूसरा बात, उसी से हटके थोड़ा दूसरा बात। सो दैट टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड ए स्मूथ एंड स्मूथ एंड इफेक्टिव ट्रांजिशन। ओके, ठीक है, चले।
So this is example using the literature to help explaining a finding. अपनी finding को explain करने के लिए यहाँ पे use कर रहा है. The discussion thus far has focused on the 5 factors that discriminated successful from failed attempts to achieve personal goals. देखो पहले बाद में यहाँ पे बोला the discussion thus far focused. इसका मतलब पहले एक बात कुछ हो चुकी है, उसको इंट्रोड्यूस किया. However, अब दूसरी बात आ गई. However का आते का मतलब कुछ और बात आएगी और उससे हटके है पहले से. However, findings pertaining to factors that failed to distinguish the groups also merit discussion. Also merit discussion मतलब उसको भी डिस्कशन करने की जरूरत है. इसका मतलब आगे क्या फॉलो होने वाला है वो भी बात बता दिया कि यहाँ पे कि कौन सा फैक्टर है जिसके चलते that failed the distinctions between टू ग्रुप्स, उसी की बात डिस्कस होने वाली है. राइट तो फर्स्ट 2 सेंटेंस में पहले की बात लेके आ गया, उसी का कनेक्टिंग दूसरा है क्योंकि हाउएवर है कनेक्टेड, और उसी लाइन में ये भी बता दिया कि आगे क्या आने वाला है. ओके, इट इज नोटेबल दैट सेल्फ इफिकेसी डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पार्टिसिपेंट्स हु फेल्ड एंड पार्टिसिपेंट्स हु सक्सीडेड. One explanation for this finding is that self-efficacy may influence performance through the selection of personal goals, rather than influencing goal striving itself. Right? वो वहां पे उसने बोला कि ये इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है. One explanation for this finding is self-efficacy may influence performance through the selection of personal goals rather than influencing goal striving. और देखो यहाँ पे ये जो लाइन जो लेकर के आ रहा है, जो उसका रीजन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो थ्योरी लिटरेचर रिव्यू से लेकर के आ रहा है. यहाँ पे उसने रेफरेंस दे दिया. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, पीपुल आर अनलाइकली टू ट्राई टू अचीव बिहेवियरल टारगेट्स ओवर विच दे फील दे हैव लिटिल कंट्रोल. फिर उसके बाद उसने दूसरे का एग्जाम्पल दे दिया. अल्टरनेटिवली, सेल्फ एफिकेसी could have influenced goal achievement indirectly through task focus. For example, there is an evidence to suggest that his self-efficacy leads to a greater focus on the task, whereas low self-efficacy directs attention to self-evaluation and increased self-doubt. Again यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है. In sum, self-efficacy may not have affected the performance directly because its effects were mediated by the selection of personal goals and the task force. तो बेसिकली वो जो भी अपनी फाइंडिंग्स जो है, जो उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग लिटरेचर से जो रीजंस जो है, जो लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको लेकर के सपोर्ट कर रहा है. तो हम लोग भी जब भी डिस्कशन में अपनी फाइंडिंग्स के लिए जो रीजन जो ढूंढते हैं, उसके लिए भी लिटरेचर रिव्यू का यूज किया जाता है. और उसका एग्जाम्पल ये है, और कैसे कनेक्शंस बनाए जाते हैं वो यहाँ पे पढ़ के आपको समझ में आता है कि हाउ टू राइट बेसिकली. ओके, अगेन यहाँ पे एक है कि इस टाइप के कनेक्शंस, कनेक्टिंग सेंटेंस आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे कोई बहुत अच्छा आर्टिकल यदि आप ये देखते हो, जब अपने फील्ड का देखोगे तब. ठीक है. उसके बाद एग्जाम्पल जो है आपका फोर्थ एग्जाम्पल, लिटरेचर रिव्यू का कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट रिसर्च टू एग्जिस्टिंग थ्योरी. मतलब जो भी आपने रिजल्ट लिया, जो आपने स्टडी करी, उसका कुछ रिजल्ट आया होगा, वो एग्जिस्टिंग थ्योरी में क्या कंट्रीब्यूट करता है. तो उसके लिए एग्जिस्टिंग थ्योरी के लिए फिर आप क्या करोगे, रेफरेंस लेकर के आओगे, रिव्यू लिटरेचर को लेकर के आओगे. तो ऐसे भी आप डिस्कशन में इन चीजों को लेकर के आते हो बीच में. इन एग्जाम्पल 10.4 फ्रॉम ईस्ट एशियन स्टडीज, की यंग डिस्कसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज रिसर्च, राइट, टू द
theoretical debates in the field of international relation. After reiterating the limitation of realism and liberalism, right, he explains how his research has extended the role of constructivism in the field by using it to analyze the specific context on the Korean Peninsula between 1998 and 2003. राइट, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो ले रहा है अगेन वो ले रहा है कि वो अपना जो ऑथर जो है वो अपनी थीसिस का जो मतलब उसका जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन जो है उसको थ्योरेटिकल डिबेट्स में लेके कंपेयर कर रहा है बेसिकली, कि वो बता रहा है कि अभी जो थ्योरेटिकल डिबेट इनका ऐसा है और मेरा जो रिजल्ट जो है जो वो एग्जिस्टिंग थ्योरी को कैसे आगे बढ़ा रहा है। आगे देखो तो फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी, जो भी उसकी रिसर्च फाइंडिंग जो है वो कैसे थ्योरी को एग्जिस्टिंग थ्योरी को कंट्रीब्यूट कर रही है, उससे रिलेटेड ये एक्सट्रैक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस इज rich in terms of amount of literature on diverse features of international life. He said the international relations is rich in terms of amount of literature on diverse features of international life. The works of theorists in this field, however, deal with similar subjects, war and peace, or conflicts and cooperation, but come up with diametrically opposite positions and interpretations. In spite of the abundance in terms of quantity, international relation theories suffer from poverty mainly because of their incommensurability. Realism witnessed its heyday for half a century between 1939 and 1989, a period marked by the World War II, the Cold War and localized conflicts. Nevertheless, realism has somewhat lost its predictive and descriptive power with the end of the Cold War and the Soviet Union's voluntarily retreat from its Cold War status as a, यहाँ पे फिर रेफरेंस दे रहा है, as a part of efforts to overcome the disciplines polarizations and intercommensurability, the neo-realistic and neo-liberal forms the so-called neo-partnership, but felt short of formulating a grand theory which can be called paradigm. Okay. अभी तो इंटरनेशनल थ्योरी के बारे में ही बता रहा है, एग्जिस्टिंग थ्योरी के बारे में ही ये बात कर रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंटरनेशनल पैराडाइम डिबेट्स, कंस्ट्रक्टिविज्म emerged, seemingly invalidating the decades of debates between the established theoretical schools. Constructivists claimed that another round of debate had begun between positivism and post-positivism, dismissing all post-dialogues between realists, liberals, and Marxists as positivistics one. Constructivism imbued international relations students with new ideas and tools that showed the potential for exploring the complex world of international politics. The new tools of constructivistics, compromising such idealizational factors as identities and norms,
were potent weapons to explain the underlying forces of continuities and transformations. Nevertheless, constructivism remains more of a philosophical and theoretically informed perspectives on an approach to the empirical studies of international relations than a full-fledged theory. इतना जो भी है, right? अभी तक उसकी थ्योरी ही चल रही है, मतलब therefore that, देखो अब यहाँ पे existing theory के बारे में बात बोला. Therefore this digitation aimed to sharpen the constructivistic approach to international relations and formulate a testable hypothesis in the field of the strategy of engagement. In particular, this digitation discovered the necessary conditions, right, and the social settings for the shift of a state's identity vis-a-vis an enemy state, and explained what kinds of tools and activist governments could mobilize in engaging an enemy state to implement a strategy of comprehensive engagement. Having analyzed a set of case studies, this research demonstrated that a constructivistic approach is able to play a significant role in supplementing problem-solving theories in times of momentous change by formulating the identity norm life cycle, which is an historically grounded conceptual framework. This digitation demonstrated that a given government, in this case South Korea, which finds itself somewhere on the friendship enmity continuum, is able to act as a norm entrepreneur in order to successfully resolve the conflict of interest with enemy state, and a dimension that was not addressed by the theories of realism and liberalization. बेसिकली देखो यहाँ पे इसने यही बात बताई कि पहले तो उसने पूरी की पूरी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी जो थी उसकी बात करी, उसके बाद बताया कि उसकी जो कमियां जो थी उसको शार्पन करने के लिए, उन चीजों को दूर करने के लिए इसने अपनी स्टडी करी, और जो इसकी फाइंडिंग जो थी वो फाइंडिंग जो लिबरलाइजेशन और ये जो रियलिज्म जो थ्योरी जो थी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसकी थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर रही है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हिज जो नॉलेज, जो पहले का जो नॉलेज था उस नॉलेज को आगे बढ़ा रहा है बेसिकली. और यहाँ पे उसने रिव्यू लिटरेचर का यूज करा कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको बताने के लिए, और वहां से फिर वो अपने कंटिन्यूएशंस दिखा रहा है, राइट. सो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.